तो हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल IICT इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए IIBF के जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस हैं उन्हीं से रिलेटेड है, जिसकी हमने आप सभी को कुल मिला के इसके पहले पार्ट 3 तक प्रोवाइड कर दिए हैं। टोटल 60 क्वेश्चन आप सभी के लिए हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि हमारे IICT इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। वहां पे जाके आप सभी लोग देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो है IIBF के पार्ट 4 पर आधारित है, जिसमें आप सभी को हम आगे के जो क्वेश्चन हैं, जहां से हमने पार्ट 3 एंड किया था, उसके बाद से क्वेश्चन शुरू होंगे इस पार्ट पे। तो आप सभी लोग बने रहिएगा इस चैनल पे, आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट अपडेट मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो पीडीएफ का भी प्रोसेस आप सभी को हम इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो वैसे तो प्रोसेस हमने बता दिया है, लेकिन जो नए हैं उनको भी इसी वीडियो में आप सभी को प्रोसेस मिल जाएगा। तो चलते हैं, देरी न करते हुए जो क्वेश्चन हैं वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने 60 नंबर का क्वेश्चन कवर करवाया था और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए 60 के आगे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो कुल मिला के 60 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को हमने कंप्लीट करवा दिया था। आज 61 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश के ही पैटर्न पर है। और जो 61 का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे है हु इंश्योर्स बैंक्स इन इंडिया, मतलब भारत में जो बैंकों का बीमा होता है वो कौन करता है। इस क्वेश्चन का मेन आशा ये है कि भारत में जो बीमा होते हैं तो बैंकों का वो कौन करता है। तो बैंकों को बीमा कौन करता है? ऑप्शन है IRDA, डी नंबर है एक्सिम, सी नंबर है DICGC और डी नंबर है ECGC। तो जो भारत में बीमा होते हैं, बीमा कौन करता है, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा DICGC, जो कि सी नंबर में है। ऑप्शन आपका सी नंबर सही होगा इस क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन 61 का, जो कि इस पार्ट का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62 नंबर का, द प्रीमियम फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस, मतलब निक्षेप बीमा के लिए प्रीमियम को क्या कहा जाता है। तो जो निक्षेप बीमा होता है उसके प्रीमियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इज डेबिटेड टू द डिपॉजिटर्स अकाउंट ऑन एनुअल बेसिस, मतलब वार्षिक आधार पर जमाकर्ता के खाते से डेबिट किया जाता है। और सी नंबर है इज बोर्न बाय RBI, मतलब RBI द्वारा वहन किया जाता है। या डी नंबर में ऑप्शन है बोर्न बाय द रेस्पेक्टिव बैंक, मतलब संबंधित बैंकों द्वारा वहन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि निक्षेप बीमा के लिए जो प्रीमियम है उसको कैसे किया किया जाता है। तो निक्षेप बीमा के लिए प्रीमियम को संबंधित बैंकों द्वारा वहन किया जाता है, मतलब इज बोर्न बाय द रेस्पेक्टिव बैंक्स। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, संबंधित बैंकों द्वारा वहन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जो मौद्रिक नीति होती है मुद्रा से संबंधित, उसको कौन नियंत्रित करता है। तो मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है? आपको पता है कि मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने वाला RBI होता है। तो RBI इस क्वेश्चन में बी नंबर पे है, बी नंबर वाला ऑप्शन, इसीलिए आपका सही होगा। RBI रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 64 नंबर का, इन द प्रोसेस ऑफ रेमिटेंस अंडर इमीडिएट पेमेंट सर्विस, मतलब IMPS across banks the players are remitter, बेनिफिशियरी, बैंक या नेशनल फाइनेंशियल स्विच, मतलब कि बैंकों में जो तत्काल भुगतान सेवा होती है, जो IMPS होती है, उसके तहत प्रेषण जो होती है उसकी प्रक्रिया में जो खिलाड़ी का मतलब जो प्रेषित करता है या भेजने वाले क्या होते हैं, प्रेषण में खिलाड़ी क्या होते हैं, कोई प्रेषक होते हैं, लाभार्थी होते हैं, या बैंक होते हैं, या नेशनल फाइनेंशियल स्विच होते हैं। तो IMPS के लिए कहूँ तो रेमिटर की भी जरूरत होती है, बेनिफिशियरी की भी जरूरत होती है, बैंक की भी जरूरत होती है, और NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच की भी जरूरत होती है। तो आपका कुल मिला के इस क्वेश्चन का मेन आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4th ऑप्शन, जो कि सी नंबर में है। आपका सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सी नंबर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों 65 नंबर का, रिटेल डायरेक्ट स्कीम इज। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है आप सभी को बताना है। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम इज क्या है, आप सभी को यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम इज फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए है। फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट्स, मतलब इक्विटी बाजार में निवेश के लिए है। फॉर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी डिपॉजिट्स, मतलब कंपनी जमा में निवेश के लिए है। फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए है।
तो जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम होते हैं वो फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए होते हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 66 नंबर का, इन द केस ऑफ डिले इन क्रेडिटिंग बेनिफिशियरीज कस्टमर्स अकाउंट आर इन रिटर्निंग द अनक्रेडिटेड अमाउंट टू द रिमीटर अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनएफटी स्कीम, बैंक शुड पे पेनल इंटरेस्ट, मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर योजना के तहत लाभार्थी खाता की लाभार्थी ग्राहक के खाते में राशि के जमा करने या जमा न करने की गई राशि प्रेषक को लौटाने में देरी की स्थिति में बैंकों को जुर्माना ब्याज का भुगतान करना चाहिए। तो कितना जुर्माना यहाँ पे ब्याज का करना चाहिए ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसको आपको बताना है। तो ऑप्शन है एट RBI LAF रेपो रेट प्लस 2%, मतलब RBI रेपो दर से 2% अधिक दर पर, या कहें एट सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट, मतलब बचत बैंक ब्याज दर पर, या कहें एट 9%, मतलब 9% पर, एट RBI बैंक इंटरेस्ट रेट, मतलब RBI बैंक दर पर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन ए नंबर। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों 67 नंबर का, व्हेन ओपनिंग सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ ए सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG ए बैंक इज रिक्वायर्ड टू डू कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, मतलब स्वयं सहायता समूह का बचत बैंक खाता खोलते समय बैंक को के बारे में ग्राहक संबंधी सम्यक जांच पड़ताल, जिसको ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना आवश्यक है। तो जो SHG का खाता खोला जाता है तो उनमें से किनका ड्यू डिलिजेंस करना आवश्यक है, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सभी पदाधिकारियों का करना है, सभी सदस्यों का करना है, या सभी पुरुषों का करना है, या SHG की क्रेडिट लिंकिंग के समय सभी पदाधिकारियों का करना है। ठीक है, मतलब ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप का करना है, ऑल द ऑफिस बियरर्स ओनली का करना है, या ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स का करना है, या ऑल द ऑफिस बियरर्स एट द टाइम ऑफ क्रेडिट लिंकिंग ऑफ SHG। तो जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होता है वो केवल जो सभी पदाधिकारी होते हैं उनका करना अनिवार्य होता है, और बैंक उन्हीं का ड्यू डिलिजेंस करता है। तो आपका बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, एट ऑल द ऑफिस बियरर्स ओनली, केवल सभी पदाधिकारियों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 68 नंबर का, द डिपॉजिट रिमेनिंग अनक्लेम्ड फॉर years in a bank is transferred to the Depositor Education and Awareness DEA fund maintained by the Reserve Bank of India, मतलब किसी बैंक में वर्षों तक दावा ना की गई जमा राशि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरक्षित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में अंतरित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर किसी बैंक में कुछ समय तक, कुछ का मतलब कितने समय तक, अगर दावा ना की गई धनराशि को भारतीय बैंक रिजर्व में जमाकर्ता शिक्षा अधिनियम और जागरूकता के रूप में अंतरित कर दिया जाता है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना जा रहा है कि कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक, या 9 वर्ष तक, या 10 वर्ष तक, या 5 वर्ष तक। तो अगर आपने 10 साल तक कोई भी धनराशि को जमा नहीं की जाएगी आपके द्वारा, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो एक नियम लगाया गया है जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता अधिनियम, उस निधि में अंतरित कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 69 का, द आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस इन द स्मॉल अकाउंट्स शुड नॉट बी मोर देन रुपीज एट एनी टाइम, मतलब लघु खातों में बकाया क्रेडिट बैलेंस किसी भी समय इतने रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो स्मॉल अकाउंट्स होते हैं उनमें जब बैलेंस क्रेडिट किया जाता है तो उसके बाद कितना रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपको बताना है। तो लघु खातों में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 50,000 रुपए लघु खातों में बकाया क्रेडिट बैलेंस किसी भी समय नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा। अगला नंबर है 70 नंबर का, द डिस्प्यूट बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर दैट कैन बी ब्रॉट बिफोर द ओम्बड्समैन कैन बी, मतलब लोकपाल के समक्ष लाए जा सकने वाले बैंक और ग्राहक के बीच का विवाद हो सकता है। विवाद का मतलब पैसों का या किस चीज का हो सकता है, यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन है नॉट मोर देन द वैल्यू ऑफ 50,000, मतलब 50,000 रुपए से अधिक मूल्य का नहीं, या नॉट मोर देन वैल्यू ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य का नहीं, नॉट मोर देन द वैल्यू ऑफ 5 लाख, 5 लाख रुपए से अधिक का नहीं, या ऑन ऑफ एन अमाउंट, मतलब किसी भी राशि का।
तो लोकपाल के समक्ष लाए जा सकने वाले जो बैंक होते हैं और ग्राहक होते हैं उनके बीच के विवाद किसी भी राशि का हो सकता है। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, किसी भी राशि का। अगला क्वेश्चन है 71 का, एस्केलेशन मैट्रिक्स इज यूज्ड इन कंप्लेंट इट इज। तो एस्केलेशन मैट्रिक्स का जो उपयोग होता है वो किसमें किया जाता है, ऑप्शन बताना है। तो एस्केलेशन मैट्रिक्स का उपयोग प्राप्तकर्ता के स्तर पर शिकायतों को विषयवार अलग करने की प्रक्रिया बनाई गई है। ये आपका ए नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रोसीड यू टू सेग्रीगेट टू द कंप्लेंट सब्जेक्ट वाइज एट द रिसीविंग लेवल। ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि एस्केलेशन मैट्रिक्स का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का। 72 नंबर का क्वेश्चन है, कस्टमर सर्विस कमेटी मीटिंग एट द ब्रांच शुड बी हेल्ड। मतलब शाखा में ग्राहक सेवा समिति की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। तो कब आयोजित की जानी चाहिए? ऑप्शन है वंस इन ए क्वार्टर, मतलब 3 महीने में एक बार, वंस इन ए फॉरनाइट मतलब पखवाड़े में एक बार, एवरी मंथ प्रत्येक महीने, वंस इन हाफ ईयर मतलब 6 महीने में। तो शाखा में ग्राहक सेवा समिति की बैठकें प्रत्येक महीने की जानी चाहिए, जो कि ऑप्शन सी नंबर में है, एवरी मंथ। आपका सही ऑप्शन है प्रत्येक महीने, एवरी मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर्स विल परफॉर्म द रोल ऑफ ए टू द पीपल रेसिडिंग इन इट्स ऑपरेशनल एरिया। मतलब यह उम्मीद नहीं की जाती है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर अपने परिचालन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लिए कोई भूमिका निभाएंगे। तो जो बीसी होते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब गाइड देते हैं, कंपेनियन देते हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव देते हैं, फिलासफर देते हैं। तो मतलब कहने का मेन आशय यह है कि जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट होते हैं उनको एक प्रकार से क्या नहीं बनना चाहिए, यानी उनकी भूमिका से बाहर क्या चीज है। तो अगर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट है तो मार्गदर्शक बन सकते हैं, ठीक है, साथी बन सकते हैं, सरकारी प्रतिनिधि बन सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से दार्शनिक नहीं बन सकते हैं जो कि फिलासफर होते हैं। तो ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि बिजनेस फैसिलिटेटर या करेस्पॉन्डेंट से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो एक प्रकार के दार्शनिक की भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 74 नंबर का, द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंटली इन यूज includes delivery of financial services. Which one of the following is not a feature of delivery of financial services? मतलब वर्तमान में प्रयुक्त वित्तीय समावेशन की परिभाषा में वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे वित्तीय समावेशन से संबंधित पूछा जा रहा है कि वित्तीय समावेशन से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं। ऑप्शन है, द सर्विसेज इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ सेविंग, लोन्स, इंश्योरेंस, पेमेंट्स एंड रेमिटेंस फैसिलिटी। मतलब सेवाओं में बचत, ऋण, बीमा भुगतान और प्रेषण सुविधाओं का प्रावधान शामिल है। टू वेस्ट सेक्शंस ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड लो इनकम ग्रुप्स, मतलब विशाल वंचित आबादी और निम्न आय समूहों के लिए। बाय द इनफॉर्मल एज वेल एज फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब अनौपचारिक के साथ साथ औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा, या एट ऑन अफोर्डेबल कॉस्ट, मतलब किफायती लागत पर। तो वर्तमान में जो प्रयुक्त वित्तीय समावेशन की परिभाषा है उसमें वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जो अनौपचारिक के साथ साथ औपचारिक वित्तीय प्रणाली होती है उसके द्वारा ये वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी की विशेषता नहीं होती है। तो अनौपचारिक के साथ साथ औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा, जो कि ऑप्शन सी नंबर है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बाय द इनफॉर्मल एज वेल एज फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनौपचारिक के साथ साथ औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 75 नंबर का, ए हैड गॉट issued one FDR from a bank in which B is a nominee. On the death of the account holder, B approaches to the bank for getting payments of the FDR on its maturity. In the meanwhile, the legal heir of A has given notice to the bank claiming the amount of FDR the bank. मतलब A ने एक बैंक से FDR जारी कराया था जिसमें B नॉमिनी है। खाता धारक की मृत्यु पर B उस FDR की अवधि पूर्ण हो जाने पर भुगतान प्राप्त करने के लिए संबंधित बैंक से संपर्क करता है, और इस बीच एक कानूनी उत्तराधिकारियों ने FDR की राशि का दावा करते हुए बैंक को नोटिस दिया है। तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या करेगा? बैंक विल
मेक पेमेंट टू द नॉमिनी ओनली, मतलब केवल नॉमिनी को ही भुगतान करेगा, या बैंक विल आस्क द सक्सेशन सर्टिफिकेट, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग करेगा, या बैंक विल आस्क द नॉमिनी एंड द लीगल हैज टू फर्स्ट सेटल डाउन दियर डिस्प्यूट एंड देन कम टू द बैंक फॉर पेमेंट, मतलब नॉमिनी एवं कानूनी उत्तराधिकारी को पहले अपना विवाद निपटाने और फिर भुगतान के लिए बैंक आने को कहेगा, या फिर कहें ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के शब्द। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में बैंक केवल जो नॉमिनी है उसको भुगतान करेगा। ऑप्शन ए नंबर, बैंक विल मेक पेमेंट टू द नॉमिनी ओनली, ऑप्शन ए नंबर सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 76 नंबर का। ए सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट हैज बीन ओपनड इन द ज्वाइंट नेम्स ऑफ ए एंड बी with the operating instructions of farmer or survivor, the account can, मतलब पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी के संचालन निर्देशों के साथ ए और बी के साथ बी के संयुक्त नाम पर एक बचत बैंक जमा खाता खोला गया है। इस खाते को, अब इस खाते को क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो सीधे ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। ऐसी कंडीशन में द अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाई ए ओनली टिल ही इज अलाइव, मतलब जब तक ए जीवित है तब तक केवल उसके द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा, क्योंकि आंसर के रूप में बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का। इफ द आउटसोर्सिंग बैंक फेल्स टू इम्प्लीमेंट एप्रोप्राइट ओवरसाइट विद रिगार्ड टू द एक्टिविटीज आउटसोर्स्ड टू द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड इट्स सब एजेंट्स, इट इज टर्म्ड एज, मतलब यदि बाहरी ठेका आउटसोर्सिंग बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और उसके उप एजेंटों को आउटसोर्स की गई गतिविधियों के संबंध में उचित निरीक्षण लागू करने में विफल रहता है तो इसे कहा जाता, क्या कहा जाएगा, कंप्लायंस रिस्क, मतलब अनुपालनात्मक जोखिम कहेंगे, या ऑपरेशनल रिस्क, मतलब परिचालनात्मक जोखिम कहेंगे, या रेपुटेशनल रिस्क, मतलब प्रतिष्ठा जोखिम कहेंगे, या फिर स्ट्रेटेजिक रिस्क, कार्यनीतिक जोखिम कहेंगे। तो बाहरी ठेका जो होते हैं बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और उसके उप एजेंटों को जो आउटसोर्स की गई गतिविधियों के संबंध में उचित निरीक्षण लागू करने में अगर विफल रहता है तो उसे कहा जाता है कार्यनीतिक जोखिम, स्ट्रेटेजिक जोखिम, जो कि डी नंबर में है। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, कार्यनीतिक जोखिम। तो अगला क्वेश्चन है अब इसी तरह 78 नंबर का। द डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय, आरबीआई द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है फॉर प्रमोशन ऑफ डिपोजिटर्स इंटरेस्ट, ए नंबर मतलब जमाकर्ताओं की हितों को बढ़ावा देने के लिए, बी नंबर है डिपॉजिट इंश्योरेंस मतलब निक्षेप बीमा, सी नंबर है फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन, और डी नंबर है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है वो आरबीआई के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए नंबर फॉर प्रमोशन ऑफ डिपोजिटर्स इंटरेस्ट, मतलब जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईबीएफ के एग्जाम में इस समय लगातार आ रहे हैं। आप लोग यही क्वेश्चन रिपीट करेंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से तैयारी नहीं करना, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा, और या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, डायरेक्ट आप लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे इस डिजिटल प्रोडक्ट पर। ठीक है, यहाँ पे जब आएंगे तो आपके सामने ये टॉप क्वेश्चन जो कि 200 प्लस क्वेश्चन है, 200 के ऊपर क्वेश्चन आपको रहेंगे, और इसमें आप सभी को हिंदी इंग्लिश की पीडीएफ है, और यहाँ से आप बाय नाउ पर क्लिक करके पीडीएफ को ले सकते हैं। यही सारे क्वेश्चंस आप सभी को एग्जाम में मिलेंगे और मिल भी रहे हैं, बहुत सारे भाई एग्जाम में पास भी हो रहे हैं। तो पीडीएफ लेने का प्रोसेस यही है, आप यहाँ से पेमेंट करेंगे, थोड़ा सा पेमेंट है छोटा सा, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है दोस्तों ये पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए जो क्वेश्चन हम तैयार करवाते हैं। तो आप पेमेंट जैसे करेंगे आपकी मेल पर क्वेश्चन पहुंच जाएंगे और आपके ब्राउजर में ऑटो डाउनलोड भी हो जाएगा। ठीक है, बाय द वे अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, पीडीएफ नहीं मिलती हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पर्सनल मैसेज कर कीजिएगा, वहां से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 79 नंबर का, ये कि द नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन हैज बीन सेट अप एज, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना के रूप में की जाती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में की गई है, या सेक्शन 8 कंपनी मतलब धारा 8 की कंपनी में की गई है, या गवर्नमेंट कंपनी मतलब सरकारी कंपनी के रूप में की गई है, या फिर एक ट्रस्ट के रूप में। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना है वो एक प्रकार से धारा 8 की कंपनी के रूप में की गई है। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन डी नंबर सेक्शन 8 कंपनी। अब लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का है, इस पार्ट का है, लास्ट क्वेश्चन है यूएसएसडी
अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डाटा सर्विस बेस्ड मोबाइल बैंकिंग डज नॉट ऑफर, मतलब यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डाटा सर्विस आधारित मोबाइल बैंकिंग में की पेशकश नहीं की जाती। तो इसमें यूएसएसडी में क्या पेशकश नहीं की जा सकती है? मोबाइल ट्रांसफर की, सॉरी मनी ट्रांसफर की यानी धनांतरण की, या बिल पेमेंट की, मर्चेंट भुगतान में, या ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू अकाउंट, मतलब नए खातों की ऑनबोर्डिंग में। तो जो यहाँ पे यूएसएसडी में मोबाइल बैंकिंग में जो पेशकश नहीं की जाती है वो नए खातों की ऑनबोर्डिंग करने की पेशकश नहीं की जा सकती है। ऑप्शन डी नंबर ये आपका सही ऑप्शन के रूप में होगा, ऑप्शन डी नंबर, नए खातों की ऑनबोर्डिंग। तो इस पार्ट में आपने 61 से लेके 80 तक के क्वेश्चन कवर किए हैं और आप सभी ने इन क्वेश्चंस को कवर किया है, आपने पढ़ा है, अच्छे से समझा है। आशा करते हैं कि आप सभी इन क्वेश्चन के माध्यम से आगे आप सभी को लाभ मिले और जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप सभी को ये मिले। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो से संतुष्टि मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जो IIBF की तैयारी कर रहे हैं। और पीडीएफ, तो दोस्तों पीडीएफ की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप सभी पीडीएफ ले सकते हैं और आप वीडियो के इंतजार न करके पीडीएफ के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए और अगले टॉपिक के साथ। आप सभी को इसी चैनल पर मिलेंगे जो भी अपडेट्स हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।